रिस्क लेना नहीं चाह रहा या पार्टनर्स भी उतना रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। तो फिर एक ऑप्शन क्या दी गई, चलो भाई ऐसा करो कि कुछ पैसे तो तुम लगाओ लेकिन बाकी पैसे हम पब्लिक से मांगो, जितने जिसने लगाने हैं। किसी ने 2 लाख रुपये लगाना है 2 लगा दें, किसी ने 4 लगाना है 4 लगा दें, किसी ने 10 लगाना है 10 लगा दें। अगर आप 1000 बंदों से 1000 बंदों से अगर आप 1 लाख रुपये भी देते हो तो क्या जवाब आता है? 4 5 6 7। सर जैसे शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। जी जी कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने 10 ले लिया 1 करोड़ रुपये, एक बंदे ने सिर्फ 1 लाख दिया लेकिन आपने 1000 बंदों से लिया तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया। इस तरह फर्स्ट लेकर आपकी कोई 1 लाख देगा, कोई 2 लाख देगा, कोई 5 लाख देगा, तो ये 15 20 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब इकट्ठा हो गया। आपने क्या किया? 1 करोड़ अपना लगा दिया, 4 करोड़ बने 4 करोड़, आपको 1 अरब चाहिए, बाकी 96 करोड़ आपने आम पब्लिक को काफी पैसे लगाए हमारे साथ, ठीक है। उन्होंने पैसे लगाए, किसी ने 50 लाख लगाए, किसी ने लाख लगाया, 2 लाख लगाया, तो आपके पास 1 अरब इकट्ठा हो गया, आपने कुछ नहीं कर लिया। अब सवाल ये है कि किसके पास कितना रिस्क है? आपने 1 करोड़ लगाया तो आपने कितना रिस्क लिया? कम अज कम 1 करोड़। तो अगर डूब भी जाता तो आप पैसे वाले होते हैं, आपको लगता है करोड़ कुछ भी नहीं, तो आप अफोर्ड करते हैं। आपके जो 3 लोग आपके साथ हैं बिजनेस में, उन्होंने भी करोड़ करोड़ लगाया, वो भी अफोर्ड करते हैं। आप पब्लिक ने कितना लगाया? किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50 लाख। इतने पैसे तो हम डेली बेस पे ज़ाया करते ही रहते हैं, हो ही जाते हैं। तो पब्लिक ने भी सोच के रिस्क लिया कि चलो फर्स्ट करेंगे अपनी डूब भी गई, हमारा कितना डूबेगा? 2 लाख डूब जाएगा, 1 लाख रुपये डूब जाएगा, टोटल तो 1 अरब डूबेगा एक तरह से। लेकिन इंडिविजुअली किसी का इतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा है कि वो घबराए और काम ही ना करे, इतना घबराए कि काम करने का सोचे ही ना। अब वो मतलब रिस्क ले लेंगे, पैसा इकट्ठा हो गया। अब अगला सवाल ये आया कि ठीक है चलो ऐसे पैसे तो इकट्ठा कर लेते हैं, पूरा लॉ बना दिया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि पार्टनरशिप में ये काम नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में 1 लाख पार्टनर नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टनरशिप में हर पार्टनर का राइट होता है कि वो बिजनेस में आए और बैठे देखे बिजनेस कैसे हो रहा है। 1 लाख मालिक हैं, आज 2 आ रहे हैं, फिर 4 और आ गए, फिर 6 आ गए, कल और 20 बैठे हैं, तो बिजनेस में क्या चल रहा है? एक बंदा कह रहा है नहीं ऐसे करो, दूसरा कह रहा है ये गलत है ऐसे करो, तो बिजनेस कैसे चलेगा? फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान में कि एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसके मैक्सिमम 20 पार्टनर बाय लॉ, 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, क्योंकि 20 से ज़्यादा 20 लोग तो फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे, तो गपशप करके वो फैसले कर लेंगे। 20 से ज़्यादा लोगों की तो खिचड़ी पकी रहेगी चीज़ों की ना, फैसले नहीं होंगे। तो अगर आपका लोग 20 से ज़्यादा हो गए हैं जो मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप तो बन ही नहीं सकती, लॉ बनाने नहीं देगा। फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाती है कंपनी। अब जब कंपनी का ऑप्शन है उसमें आपको कहा जितने चाहो अपने इन्वेस्टर दे दो, आपने एक 10 लाख इन्वेस्टर दे दो। अब 10 लाख इन्वेस्टर बिजनेस में अगर बैठ के कहते हैं हम जैसे कह रहे हैं वैसे बिजनेस चलाओ, फिर तो बिजनेस नहीं चलता। फिर दूसरा रूल क्या बनाना पड़ा कि जनाब ये जो 10 लाख लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ये सारे के सारे बिजनेस में पार्टिसिपेट ना करें। क्या करें? ये अपने अंदर से 6 या 7 या 10 जितने भी हैं इन लोगों को चुन लें और उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से तो बिजनेस चलाओ। ये 6-7 10 आएंगे कहाँ से? इन्हीं के अंदर से आए और ये एक बॉडी बन जाए 6 लोगों की 7 लोगों की। अभी खुद भी इन्वेस्टर है, ये सारे इन्वेस्टर है 10 लाख, इनके अंदर से ये 6-7-10 लोग आ गए और आपने इन्हें अथॉरिटी दे दी कि हम तो घर बैठेंगे, क्योंकि अगर हम भी आगे बैठना शुरू हो गए तो फिर बिजनेस चलेगा नहीं, फिर तो खिचड़ी बनी रहेगी। तो बिजनेस चलाओगे और 1 साल के बाद तो फिर हमें बुलाओगे और हमें बताओगे कि पूरा साल तुमने क्या किया, हमारे पैसों से क्या शुरू किया। तो आपने अपने अंदर से ही 6 बंदे या 7 बंदे या 10 बंदे इलेक्ट करके उन्हें जिम्मेदारी दे दी बिजनेस चलाने। ये दूसरा रूल बन गया। और ये रूल क्यों बना? क्योंकि लोगों ने क्रॉस किया कि 10 लाख ओवर हो गए तो यार बिजनेस कैसे चलेगा? हर बंदे की अपनी डायरेक्शन है, इसमें मोची भी है, इसमें नाई भी है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इसमें इंजीनियर डॉक्टर है, हर बंदे की अपनी सोच है, ठीक है। वो आपस में एग्री नहीं हो रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही, तो काम कैसे चलेगा? उन्होंने कहा फिर ऐसा करो कि सिर्फ इतने बंदे इलेक्ट करो और इन्हें काम दे दो। 6 बंदे तो फिर आपस में लड़ झगड़ के कोई फैसला कर ही देंगे ना। और जब ये अपने चुनेंगे तो बेहतरीन लोगों को ही चुनेंगे ना, किसी ऐसे बंदे को भी इलेक्ट करेंगे जिसे पता ही कुछ नहीं है चीज़ों का। तो फिर आपने अपने अंदर से ये लोग कर लिए। अब यहाँ इम्पैक्ट क्या आया? ये ओनरशिप इस स्ट्रक्चर में कितने लोगों के पास है? इन्वेस्टर कितने हैं?
10 लाख से, लेकिन बिजनेस चलाने वाले कितने हैं? सिर्फ 6। तो आपने किया क्या है? लिटरली आपने किया क्या? आपने ओनरशिप को अलग कर दिया मैनेजमेंट से। ओनर कोई और होंगे, ओनर कोई और होंगे, मैनेजर कोई और होंगे। बिजनेस चलाएंगे सिर्फ 6 लोग, ओनर घर में बैठेंगे। तो ओनरशिप को अलग कर दिया स्ट्रक्चर में और मैनेजमेंट को अलग कर दिया। फिर पार्टनरशिप में क्या था? सारे पार्टनर बिजनेस चलाने का राइट रखते हैं, वही ओनर है, वही मैनेजर है। सोल ट्रेडिशन में एक ही बंदा होता है, वही पैसे लगाता है, वही बिजनेस चला रहा है, पैसे भी वही कर रहा है, वही ओनर है, वही मैनेजर है। लेकिन यहाँ आपने नया रूल इंट्रोड्यूस करा दिया कि ओनर अलग बैठेंगे, वो घरों में बैठेंगे, वो जनरली नहीं आएंगे बिजनेस में, वो अथॉरिटी देंगे इन लोगों को और ये मैनेजर होंगे, ये बिजनेस चला। तो दूसरी चीज़ आ गई, पहली चीज़ क्या आ गई कि आपने ये कहा कि ये एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें आप जितने चाहे लोगों को इन्वेस्टर बना। जबकि पार्टनरशिप में कहा था कि 20 से ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं हो सकते, सोल ट्रेडिशन में तो होता ही है। तो आपने कहा कि 20 से ज़्यादा है या बहुत बड़ा बिजनेस, तो क्या तो इस स्ट्रक्चर में आ जाओ। एक 10 लाख ओनर है, 10 लाख इन्वेस्टर है, उनके अंदर 6 बंदे इलेक्ट हो गए और ये मैनेजर बन गए, शुरू हो गया। अब अगला सवाल आ गया कि ये तो हो गया, अब अगर ये 6 बंदे जिम्मेदार हैं, कितने पैसे हैं, तो क्या अगर ये कंपनी लॉस में चली जाती है तो बहुत ह्यूज बिजनेस होगा ना, 1 अरब रुपए से बिजनेस कर रहे हैं और आपने तो बनाया इसलिए अगर रिस्क ही लेना चाह रहे हैं। अगर फर्ज करें इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कल ये जो स्ट्रक्चर फ्लॉप हो जाता है और आपने बैंकों से 6 अरब रुपये की लोन लिए तो आपको 6 अरब तो वापस देना। ये जो स्ट्रक्चर है इसके पैसे खत्म हो गया, आपने बेचे तो ज़्यादा था, आपने 1 अरब ले लिया, बाकी 5 अरब जो है वो कहाँ से आएंगे? अगर ये लाइबिलिटी लिमिटेड होती तो फिर जितने ये इन्वेस्टर हैं सबको अपने साथी एसेट बेच के देना पड़ता, 5 अरब में पूरे करने पड़ते, तो बहुत रिस्क हो जाता। तो अगर ये सबको बता दिया जाए कि तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो ये आम पब्लिक का इन्वेस्ट करे कभी भी नहीं करेगा। जिस बच्चे ने 50,000 इन्वेस्ट किया है, कल उसे बताया कि तुम्हारे इसमें 2 करोड़ आ रहा है, तो उसने जो 2 करोड़ का लफ्ज़ भी नहीं सुना होगा जिंदगी में कभी, वो तो वैसे बेचारा खुदकुशी कर लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी अगर आप देते तो लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं देना ना, मानिए तो बहुत रिस्क होता है। तीसरा रूल आपने क्या बता दिया, यहाँ लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। आपने गारंटी दे दी, कितनी लिमिटेड? जितने आपके पैसे हैं। एक बंदे ने अगर 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 1 लाख। अगर कंपनी फ्लॉप भी हो जाती है तो भी उससे मजीद पैसे नहीं मांगे जा सकते, उसके पैसे डूबेंगे, सिर्फ उतनी डूबेंगे जितने उसने इन्वेस्ट किया, उससे ज़्यादा नहीं मांगे जा सकते। अब सुन हो जाएगा, जब आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे आपके जहन में होगा कि नुकसान होगा तो कितना होगा यार, 1 लाख ही होगा ना, चलो देखा जाएगा। अभी लोगों को भी नहीं पता ना कि होगा कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा सकता, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो तीसरा कॉन्सेप्ट उसमें क्या देखिए कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी, किसकी? इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन्वेस्टर की लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। तो आज ना स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। अब इन्वेस्टर की लायबिलिटी लिमिटेड हो गई तो एक दूसरी पार्टी को तकलीफ हो गई, किसे? बैंक को। पहले तो बैंक ने अगर 6 लाख रुपये का लोन दिया था, उसे था कि अगर कंपनी फ्लॉप भी हो गई, बिजनेस फ्लॉप हो गया, चले 1 अरब का पैसा मुझे इसके एसेट से मिल गए, बाकी 5 अरब मैं कहाँ से दे दूँगा? पार्टनर्स को कहूँगा भाई मैं जाती एसेट बेचो, मेरे 5 अरब पूरे करो। तो बैंक तो श्योर था। अब हमने क्या कह दिया? लायबिलिटी लिमिटेड है। अब अगर कंपनी फ्लॉप हो गई और कंपनी से मैक्सिमम भी 1 अरब रुपया बैंक को जा सकता है, वो चला गया, बाकी कितने हैं? 5 अरब। और ये 5 अरब बैंक किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? इनसे मांग सकता है? मांग ही नहीं सकता, इनकी तो लायबिलिटी लिमिटेड है। हमने कहा हमारी लायबिलिटी नहीं तक है तो सारा लॉस किस पे पड़ जाएगा? बैंक। अब बैंक शायद हो जाएगा, यार ये क्या बात हुई, मैं 6 अरब रुपए का लोन दे रहा हूँ, कल कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो मैं पैसे कहाँ पूरे करूँगा? जाती लायबिलिटी तो है नहीं लोगों की, कंपनी खत्म हो रही है तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो बैंक लोन ही नहीं देगा। अब इस मसले को भी हल करना था, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इस कंपनी को हम आज़ादाना नहीं चलने देंगे, जब ये कंपनी बनेगी तो हम इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, इसे बकायदा सर्टिफिकेट देकर रजिस्टर करेंगे और फिर हम हर साल से कहेंगे ये चीज़ें हमें दिखाते रहो, बताओ कितना प्रॉफिट अर्न किया, बताओ क्या किया, और फिर रिटर्न जैसे मांगेंगे तो हम पूरी तरह से पिक्चर पे रखेंगे, ताकि जब भी इसके अंदर कोई गड़बड़ नजर आए हम
फौरन इसे पकड़ने के भैया क्या कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी एक तरह से कि हम इसको पूरी नजर रखेंगे, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। काफी हद तक गवर्नमेंट ने तो फिर बैंक की भी तसल्ली हो गई कि जब गवर्नमेंट खुद भी इसमें आ गई है तो चलो रिस्क लिया जा सकता। तो इसका पूरा 4, 5, 6 चीजें मिला के एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया, जिसका मकसद क्या था, मकसद बेसिक मकसद ये था कि ह्यूज बिजनेस करते हुए लोग डरे ना, ये ना घबराएं कि हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कल फ्लॉप होगा तो कितने अरब देने पड़ जाएंगे, और पैसों की भी कमी ना हो। 1 लाख बंदा इकट्ठा कर लें, 2 लाख इकट्ठा कर लें, पैसे भी वापस हो। जब पैसे ज़्यादा होंगे, मल्टी डायमेंशनल किस्म के लोग आपके इन्वेस्टर होंगे, तो आपको एक्सपर्टीज भी अच्छी मिलेगी, आप ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय ले सकते हो, आप इंजीनियर्स हायर कर सकते हो, आप डॉक्टर्स हायर कर सकते हो, आप एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हो, बिजनेस तरक्की करेगा। तो बड़े बिजनेसेस के लिए बेसिकली ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कंपनी, COMPA, कंपनी। क्लियर हो गया, यहाँ तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर है सर। तो उस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया कंपनी, और कंपनी का स्ट्रक्चर बेसिकली क्यों बनाया गया, बड़े बिजनेसेस के लिए लोगों को एक रिस्क को मिनिमाइज करके ही बिजनेस को कामयाब करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बिजनेस सब चलते हैं, जरूरत है। अगर हम ये काम ना करते तो बिजनेस अच्छा लोग जाते बिजनेस करते थे, बिजनेस ही ना करते, शुरू ही ना करते, तो दुनिया स्ट्रगल हो जाती है। अब वो हो नहीं सकता, तो हमें दुनिया में सबसे पहले जो बाकायदा बिजनेस कंपनी बनाई गई वो थी ईस्ट इंडिया, ये याद नाम सुना हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी थी, जो कि मुगल दौर में वजह से में आई और आस्ता आस्ता से उनका कब्जा कर लिया, वो अपने हिस्ट्री में पढ़ा, वो कंपनी थी। और कहते हैं कि दुनिया की पहली जो कंपनी है, जो बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी है, वो थी, ठीक है। कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे कहा जाता है कि जो दुनिया की पहली कंपनी बनाई गई वो कबल मसीह में, बिफोर क्राइस्ट में रोमन एम्पायर में बनाई गई थी। और रोमन एम्पायर वो एम्पायर है जो दुनिया की बहुत बड़ी एम्पायर से कंसिडर होती है, जो इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में लॉ मेकिंग सबसे पहले रोमन्स ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले लॉ शॉप नहीं था, जिसकी लाठी उसकी बहस। दुनिया में सबसे पहले जो बाकायदा आर्मी जिनकी बाकायदा भर्ती होती थी, यूनिफॉर्म होती थी, ट्रेनिंग्स होती थी और उन्हें सैलरी दी जाती थी जैसे आज आती है, सबसे पहले किन्होंने बनाई थी, रोमन्स ने। रोमन से पहले कबाइल होते थे, हर कबीले के हर बंदे के लिए लड़ना फर्ज होता था। कबीले की लड़ाई होगी तो हर बंदा तलवार लेके निकलता था, वो प्रैक्टिस तो करते होंगे, लेकिन बाकायदा आर्मी नहीं होती थी। रोमन्स ने पहली बार बाकायदा लॉ की थी, तो रोमन्स ने पहली बार बाकायदा आर्मी बनाई जिनकी बाकायदा भर्ती होती थी और बड़े जंगजू लोग थे। और फिर उन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया में हुकूमत भी की। ये दुनिया की सुपर पावर्स में से काफ़ी अर्सा ये सुपर पावर रही है, कई सदियों तक रही है। और फिलोसफर बहुत पैदा हुए हैं, सोक्रेट, बोकरात, अरिस्टो, अफलातून, अरिस्टोटल जो था, ये सारे पैदा हुए। तो आप कई लिहाज से रोमन ने दुनिया को बहुत कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो कहते हैं दुनिया की सबसे पहली जो कंपनी बनाई गई थी, जो इस तरह का मिलता जुलता स्ट्रक्चर था, वो रोमन दौर में बना था, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं बनाई गई थी। वो बेसिकली कुछ एलीट किस्म के जो डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करा गया था सेनेटर्स को। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट नहीं किया था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट आया, जो पहली कंपनी बनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अभी 500-600 साल पहले, ठीक हो गया। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर था जो कि अब इंट्रोड्यूस करा गया, और मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इसका बेसिकली मकसद था, ठीक हो गया, क्लियर है बात। तो अब हम आज का लेक्चर खत्म करके अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, और बेसिक चीज़ें ऐसे ऐसे चलाएंगे, तो इंशाल्लाह मंडे से होपफुली बच्चे मजीद आ जाएंगे, तो थोड़ा वैसे अपनी उसकी बेस करेंगे। अभी हमने आज क्या सीखा कि कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपने मैनेजमेंट को अलग कर दिया, ओनरशिप को अलग कर दिया, ठीक है, तो फिर कंपनी जो बिजनेस कर रही है या बिजनेस कर रहा है वो किसके नाम पे कर रहा है, ओनर्स के नाम पे कर रहा है या मैनेजमेंट के नाम पे कर रहा है। आपने किसी चीज़ें खरीदी, उन्हें कहा बिल बना दो, आपने कहा ठीक है बिल बना दो, किस नाम पे, क्या तो आप क्या कहेंगे, कंपनी के अपने नाम। अगर एक बंदे को कंपनी के साथ डील करते हुए तकलीफ हुई है, वो कोर्ट में जाके केस करे तो किस पे करेगा। एक ऑप्शन है कि जो एक 10 लाख शेयर होल्डर है उन्हें काबू करे, किसी एक पे करे या सब पे
10 लाख शेयर होल्डर इकट्ठे कैसे करेंगे, बोर्ड कैसे करेंगे, वहाँ भी पॉसिबल नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि जो 6 बंदे उन्होंने इलेक्ट किए हैं बिजनेस वाले को, उन पे केस करेंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि यह स्ट्रक्चर बड़ा स्पेशलाइज था, यहाँ इन्होंने फैसला किया कि हम हर चीज़ की जिम्मेदार कौन होगी, लायबिलिटी लिमिटेड करनी थी ना, तो मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड हो गई, और मेंबर्स में से ही नीचे मैनेजमेंट वालों ने आना है, उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। बेसिकली तो मेंबर्स ही हैं या ओनर्स ही हैं, उन्हीं में से वो मैनेजर बने हैं, बेसिकली तो वो भी ओनर्स ही हैं, तो उनकी तो लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। तो अगर कंपनी फ्लॉप होती है तो कौन जिम्मेदार है, लायबिलिटी को लिमिटेड रखनी है, तो फिर इसका मतलब है फिर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ना था कि ये जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए। तो कौन जिम्मेदार है, कंपनी। ये वही चीज़ है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा अगले लेक्चर में, अभी थोड़ा सा बता दूँ। सोल ट्रेडरशिप में भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप में भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मौजूद है, और कंपनी में तो है ही है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर अलग है। यासिर अगर यासिर सुपर स्टोर चला रहा है तो अब अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, यासिर की या सुपर स्टोर की, तो फिर वो अलग एंटिटी हुई है ना, ये अलग एंटिटी है तो उसकी अकाउंटिंग होगी। अलग एंटिटी तो तीनों में है, यहाँ पे लीगल एंटिटी अलग। याद रखना है बिजनेस